नमस्कार। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों हम आपको कोविड-19 के विभिन्न पक्षों के बारे में विशेषज्ञों की राय से अवगत कराते हैं। आज जैसे कि आपने देखा, हमारा विषय है कि कोरोना की जांच से डरना नहीं। ये विषय हमने क्यों लिया? क्योंकि हमने ये देखा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जैसे ही देखते हैं कि कोरोना के सैंपलिंग के लिए लोग आ गए, लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अभी परसों ही मैं एक गैस पीड़ित डिस्पेंसरी के बाहर था। जैसे ही वहाँ पर लोग पीपी किट पहन कर आए तो वहाँ पर करीब 50 लोगों की ओपीडी थी, और जैसे ही पता लगा कि अब सैंपलिंग होने वाली है तो लोग वहाँ से भाग गए। लेकिन ज़रा सोचिए, यदि जांच ही नहीं होगी और ये पता ही नहीं लगेगा कि कोरोना संक्रमण किस स्तर का है, तो हम क्या कर पाएंगे? सारे विश्व में इस बात की बात करी जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों ने जितनी अधिक जांचें करी, जितने अधिक संक्रमितों को पहचाना, उनको आइसोलेट किया और बाद में उपचार करने में मदद करी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है, शिवराज सिंह चौहान जी ने, कि उनका I²T² का जो मॉडल है, उसमें टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, जो T² कहलाता है, टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। और जब हम ऐसे लोगों को आइसोलेट करेंगे, उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, तभी हम प्रभावी रूप से संक्रमण पर रोक लगा सकेंगे। आज मेरे साथ इस बारे में विशेष रूप से बातचीत करने के लिए हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह साहब, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं और उन्हें इसका बहुत ही वृहद अनुभव है। मध्य प्रदेश में जितनी भी लैब स्थापित होती हैं कोरोना टेस्टिंग की, शुरुआत में तो बहुत कम थी, अब वो लैब दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। उन सभी को प्रशिक्षित करने के लिए वो ही अपने पास से व्यक्तियों को भेजते हैं और उन लोगों को इस बात के लिए ट्रेन करते हैं। उनको बहुत ही वृहद अनुभव है इस बात का। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत जी धन्यवाद। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर राकेश मालवीय साहब, जो कि गांधी मेडिकल कॉलेज से हैं, जो कि सैम्पलिंग इंचार्ज हैं। आपको पता है कि सैम्पलिंग करना भी एक बहुत बड़ा काम है। डेली सुबह 50 टीमों को तैयार करना, उनको पीपी किट पहनाना, फिर उनको ऐसे एरिया के अंदर भेजना जहाँ पर संक्रमितों का वो लोग स्वैब लेते हैं। गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, पीपी किट पूरे शरीर को कवर करके रखती है। हम आए दिनों समाचार पत्रों के अंदर देखते हैं कि कोई बेहोश हो गया, किसी की सांस फूल गई, किसी को अपना किट उतारना पड़ गया, लेकिन तो भी वो हर दिन सुबह आते हैं और सैम्पलिंग की ये टीम जगह जगह जाती है और सैम्पलिंग करती है। लेकिन दुर्भाग्य से हमने ऐसी भी घटनाएं देखी मीडिया पर कि लोग सैम्पलिंग के लिए गए, लोगों ने उन पर हमला कर दिया, किसी ने उन पर पथराव कर दिया। हमने ये भी देखा कि कई जगह जब लोग सैम्पलिंग के लिए गए घरों के अंदर, तो लोग वहाँ से भाग गए, लोगों ने सैंपल देने से मना कर दिया। इसीलिए आज हमने ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है कि सैम्पलिंग से डरे नहीं, क्योंकि कोरोना के प्रभावी उपचार के लिए, कोरोना के प्रभावी रोकथाम के लिए टेस्टिंग ही एकमात्र टूल है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा सबसे पहले सवाल तो डॉक्टर साहब आपसे है कि ये जो टेस्टिंग होती है, इससे लोग डरते क्यों हैं? क्या टेस्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है या कोई परेशानी होती है? कैसे टेस्टिंग की जाती है, हमारे दर्शकों को आप सामान्य भाषा में बताएं, ताकि उनके मन से ये डर निकल जाए। और एक बार कोरोना पॉजिटिव अगर आ गए, तो जैसे लोग HIV के नाम से डर जाते थे, तो क्या कोई ऐसा स्टिग्मा है क्या कि अगर हम पॉजिटिव हो गए तो अब समाज के अंदर साहब, जैसा हम देख भी रहे हैं कि पता लगा डॉक्टर लोग जो है अपनी कॉलोनी के अंदर ही गए, तो लोगों ने कहा कि नहीं आप बाहर जाइए। चेन्नई के अंदर हमने देखा कि कब्रिस्तान में कोरोना में संक्रमित का एक डॉक्टर का शव दफनाने के लिए गए, तो उनको 3 कब्रिस्तानों के अंदर भगाया गया। तो ये जो भ्रांति समाज में फैल रही है, क्यों फैल रही है, और इस पर आप विचार बताइए। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। और मैं सबसे पहले तो उन सारे जो गरीब मज़दूर पिछले 2-3 दिन में जिनकी किसी न किसी कारण से हत्या हुई है या जो एक्सीडेंट हुआ जिनका, उनके लिए मैं अपनी संवेदना व्यतीत करता हूँ और उसके बाद हम टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दुर्भाग्य से एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, और इसमें मुझे लगता है कि मैं सरकार का पार्ट हूँ, तो हम लोगों को भी, सरकार को भी सोचना है, और समाज में भी ये बात बार बार कही जा रही है कि कहीं ना कहीं शायद हम लोगों की कहीं कमी रही है कि हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए कि लोगों को किस तरह से ये बताया जाए, एजुकेट किया जाए। जी। और उसका मेन कारण जो मुझे लग रहा है वो ये है कि लोगों को ये स्टिग्मा इसलिए है कि जब भी उनको पता लगता है कि अगर मैं पॉजिटिव आ गया तो मैं बहुत जेल जैसी हालात में डाल दिया जाऊंगा। हमें कहीं ना कहीं उनको विश्वास दिलाना है कि जब भी अगर आप पॉजिटिव आ जाएंगे तो आप दूसरों को इन्फेक्शन से रोक पाएंगे। वो आपका बहुत डियर वन भी हो सकता है, आपका प्रिय बेटा भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। तो वो आपको डिटेक्ट जितनी जल्दी हो जाएंगे, उतनी ही जल्दी आप दूसरे अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, समाज में उस इन्फेक्शन को, ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं, उसको रोक पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपका। लेकिन
ये डर उनके मन में जो आता है, जिसकी वजह से वो डरते हैं, इससे वो बहुत ज़रूरी है निकालना कि ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ दी अभी शुरू में हो सकता है कहीं पर ऐसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज की डेट में सारे भारतवर्ष में हर एक प्रदेश सरकार ने ये सुविधाएं तैयार कर दी हैं कि उसमें उनको देखना है कि किस तरह से उनको खाना पीना एवरीथिंग, जैसे हम अपने भोपाल का या मध्य प्रदेश की सरकार का जहाँ तक जिक्र करें, हर हॉस्पिटल में हम उनको कपड़े से लेकर, पानी से लेकर, खाना लेकर, दवाइयाँ लेकर के हर चीज़ मुफ्त दे रहे हैं और उनको बाकायदा बहुत वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो वीआईपी हैं। मैं इसलिए वीआईपी मान रहा हूँ उनको क्योंकि हम इस समाज के खातिर उनको हम ये दे रहे हैं, बिकॉज नहीं तो वो दूसरों को फैला देंगे जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। वो हर सरकार के लिए हमें ये समझना है कि हर पॉजिटिव वीआईपी हो जाता है, क्योंकि उसको हम वहीं पर इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, क्योंकि वो समाज में ना बढ़े। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर परिवार वाले को ये सोचना है, और उसको हमारे परिवार की ड्यूटी, सरकार की ड्यूटी एंड हमारे समाज की इस माध्यम से हम आप लोगों को भी बताना चाहेंगे, हर एक की ये ड्यूटी बन जाती है कि हम लोग एक दूसरे को बताएं कि जांच कराने में आपका कुछ नुकसान नहीं, केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है। बिकॉज़ आप अपने परिवार में, अपने समाज में सबको आप इन्फेक्शन से रोक सकते हैं। आपको जल्दी पता चल जाएगा, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, डरना नहीं है। जी जी। जो सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि अगर मुझको कोरोना, जैसा कि आपने कहा HIV की तरह, HIV का अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज नहीं है, आज तक कोई इलाज नहीं। तो आपको HIV से ही ज़िंदगी भर जीना पड़ेगा। कोरोना में ऐसा नहीं है। कोरोना 10 दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपको, तो 10 दिन, और जब तक नेगेटिव नहीं आ जाता, अब तो सरकार ने उसकी गाइडलाइन भी चेंज कर दी है। पहले हम लोग 14 दिन, या उसको जब तक दो नेगेटिव नहीं आ जाते थे तब तक हम उसको हॉस्पिटल में रखते थे। अभी तो गाइडलाइन चेंज हो गई हमारी। तो जैसे ही 10 दिन हो जाएंगे, ये भी देखा गया है, विशेष रिसर्च हुई है दुनिया में, कि 10 दिन के बाद किसी भी आदमी में जो कल्चरेबल वायरस नहीं रहता। PCR उसका बेशक पॉजिटिव आ जाए, लेकिन उसका जो वायरस होता है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता, तो वो ट्रांसमिशन है, मरा हुआ होता है, तो वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो 10 दिन के बाद, इसीलिए भारत सरकार ने और ICMR ने अब ये कह दिया है कि 10 दिन के बाद, जिस दिन से पॉजिटिव आया है, जिस दिन से सिम्टम आए हैं, उस दिन से 10 दिन के बाद वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाएगा, तो उसको हम घर भेज सकते हैं। तो आप 10 दिन रहिए हॉस्पिटल में, जितने भी कोविड के हॉस्पिटल या जो क्वारंटाइन सेंटर बोले हैं उनमें आप रहिए, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। प्लीज़ डरिए मत। और जो डॉक्टर साहब ने बताया, हम सब जो लोग देख रहे हैं कि डॉक्टरों पे, नर्सेज पे या हेल्थ केयर वर्कर पे, ये तो बिल्कुल ही, इसकी तो कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करनी चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। सही बात कही डॉक्टर साहब ने कि अब तो ICMR की गाइडलाइन भी चेंज हो गई और 10 दिन के अंदर जो है आपको वापस से घर भेज देंगे, और ICMR ने गाइडलाइन भी चेंज कर दी। आजकल तो अगर आपके घर के अंदर प्रॉपर व्यवस्था है तो होम आइसोलेशन की भी सुविधा वहाँ पर दे दी। हालांकि एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि बराबर टच में रहे और आपको ये भी देखते रहें कि आपके ऑक्सीजन का सैचुरेशन कैसा है, आपका टेम्परेचर कैसा। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि आक्रमण और हमले जो हैं वो तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और अब तो भारत सरकार ने एक कानून बना दिया है उसके लिए कि गलती से भी अगर आपने ऐसा कर दिया तो उसके अंदर 6 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपने को और अपने परिजनों को संक्रमित होने से बचाते हैं, और जिन भी कोविड सेंटर के अंदर आपको रखा जाता है वहाँ पर आप वहाँ उनके VIP हैं, आपको सारी सुविधाएं दी जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न अनुत्तरित रह गया कि ये जो जांच होती है इसमें क्या तकलीफ होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। कैसे करते हैं? कोई तकलीफ नहीं होती। स्वाब डाला जाता है मुंह में, बिल्कुल मतलब एक रुई का, हाँ, रुई का जो होता है स्वाब डाला जाता है, और दूसरा एक नाक से लिया जाता है। उसमें कभी कभी लोगों को नाक में जो डाला जाता है उससे छींक आती है, बट मुंह में जो डाला जाता है उससे कुछ नहीं होता। इसके अलावा अभी जो टेस्ट हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन अब सलाइवा से जो बलगम होता है उससे भी जांच आ गई है, तो उससे भी, लेकिन सबकी सेंसिटिविटी थोड़ा सा कम हो जाती है। तो सबसे अच्छा जो होता है नाक वाला होता है। जी। सबसे अच्छा जो रिजल्ट आता है नाक वाले से आता है, उसके बाद जो हमारा ओरोफेरिंजियल जो स्वैब रहता है उससे रिजल्ट आता है। डॉक्टर मालवीय, आप जो हैं सैम्पलिंग इंचार्ज हैं, और डेली जो है सुबह सुबह आप गांधी मेडिकल कॉलेज में आपके 50-60 लोग इकट्ठे होते हैं, और वो PPE किट पहनकर शहर के विभिन्न भागों में चले जाते हैं जहाँ पर हॉट स्पॉट एरियाज़ हैं हमारे, जैसे कि मंगलवाड़ा है, जहांगीराबाद है। तो कैसे इन लोगों को भेजते हैं और क्या एक्सपीरियंस रहते हैं इन लोगों का? क्या इनको भेजने के पहले कोई प्रशिक्षण देते हैं, और किस तरीके से कार्य करते हैं आप लोग? प्रशिक्षण देना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके लिए भी एक कोविड-19 जो है वो एक नई प्रकार का इन्फेक्शन है, बीमारी है,
और चूंकि उनके पास एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य होता है कि सैम्पलिंग करना, यानी कि सैंपल को कलेक्ट करना, उस वायरस को कलेक्ट करना और उस लैब तक पहुंचाना, ये कार्य बेहद महत्वपूर्ण और बेहद जटिल भी होता है, क्योंकि ये इसमें सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर ही नहीं इन्वॉल्व होते हैं, इसमें प्रशासन के बहुत सारे चरणबद्ध रूप से ये कार्य होता है। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो भी पॉजिटिव केस निकलते हैं, सबसे पहले प्रशासन स्तर पर इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार होती है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव है उसके घर में कौन कौन है, उस व्यक्ति से कौन कौन मिला है, पिछले 14 दिनों में 10 दिनों में वो व्यक्ति कहाँ कहाँ गया है। उन कॉन्टैक्ट लिस्ट यानी उन व्यक्तियों के नाम और पते हमारे पास आते हैं प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर महोदय के द्वारा, और वहाँ से हम उन नामों की संख्या के आधार पर अपनी टीमें तैयार करते हैं। ये टीम सुबह 8:30 बजे जो है वो फील्ड पर आ जाती है, और फील्ड पर आने के बाद ये उस एरिया में जाते हैं, उस एरिया के थाने में ये पहुंचते हैं और उस थाने के पुलिसमैन के द्वारा ये उस पते तक पहुंचाए जाते हैं। ये इसलिए भी हो रहा है, जैसा अभी आपने बताया कि कई जगहों पर कुछ भ्रांतियां इस तरह की फैली हुई हैं कि कभी उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाता है या कुछ इस तरह की स्थितियों को रोकने के लिए या उत्पन्न ना हो, इसके लिए पुलिसमैन या साथ में जो और साथ में थाने वालों को उस जगह के पतों की जानकारी भी पत्रों रहती की है। भी जानकारी होती है, साथ में उनके जो पटवारी हैं या अपने तहसीलदार साहब हैं वो लोग भी जाते हैं और वहाँ हम इसका सैंपल का कलेक्शन करते हैं। सैंपल लेते समय डॉक्टर्स साथ में होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, स्टाफ नर्स होते हैं और ये पूरे पीपीई किट के साथ होते हैं। इस सैंपल को लेके ये हमारी लैब तक जब पहुंचाते हैं, उसके पहले इसको हम लाइनिंग करते हैं, इसकी लिस्टिंग करते हैं, इसका ऑनलाइन डाटा इसको हम रिकॉर्ड पर लेते हैं और फिर कहीं जाकर ये इसको हम माइक्रोबायोलॉजी की लैब में इसे पहुंचाते हैं जहां उसकी जांच होती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि उन्होंने बताया कि सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसको फिर एक जगह इकट्ठा करते हैं। हम बीच में ये भी सुनते थे कि हमारे यहाँ से 1000 सैंपल जो है पौंडीचेरी चले गए विमान के द्वारा, 1000 सैंपल हमारे यहाँ जो है दिल्ली चले गए साहब विमान के द्वारा। ये सैंपल कई बार इंदौर से आते थे, कई बार उज्जैन से आते थे। तो जैसे हम लोग कई बार सुनते नहीं हैं कि साहब वैक्सीन के लिए ऐसा मीडियम चाहिए, ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। तो ये सैम्पलिंग जो जिस तरीके से ट्रांसफ़र होती है इधर से उधर, उधर से इधर, तो इसमें कहीं वो सैंपल नष्ट तो नहीं होता? क्योंकि हम कई बार ये जब रिपोर्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की, तो उसमें कई बार ऐसा भी आता है कि इतने पॉजिटिव, इतने निगेटिव और इतने नष्ट हो गए या सैंपल रिजेक्ट कर दिए गए। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, रिजेक्शन का सबसे पहले मैं लूँगा। रिजेक्शन इसलिए करते हैं, आईसीएमआर की कुछ गाइडलाइंस हैं टेस्टिंग की कि किस मरीज का या इंसान का, मरीज नहीं कहूँगा मैं, इंसान का टेस्ट करना चाहिए। जी। तो उसमें अगर क्राइटेरिया नहीं है, उसको कोई सिम्टम भी नहीं है, कहीं इंटरनेशनल या नेशनल ट्रैवल भी नहीं है, इंटर स्टेट, और उसको हेल्थ केयर वर्कर भी नहीं है, अगर ये 3-4 क्राइटेरिया जो बनाए हैं ये नहीं है कोई, और उसको कोई खांसी बुखार कोई भी सिम्टम नहीं है, तो वो रिजेक्शन कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छा। तो इनमें से वन ऑफ द क्राइटेरिया होना चाहिए, या तो अभी तो नहीं है बिकॉज अभी तो 24 मार्च से बंद है ट्रैवल इंटरनेशनल। सबसे पहले था ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल, कोई बाहर से आया हो और उसका कॉन्टैक्ट हो, नंबर 1, और नंबर 2 डायरेक्ट एंड उसका कॉन्टैक्ट, नंबर 3 कोई भी सिम्टोमेटिक पेशेंट जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो और बुखार हो, हाई ग्रेड फीवर हो, और चौथा था हेल्थ केयर वर्कर इर्रेस्पेक्टिव। तो ये 4 क्राइटेरिया अगर नहीं है, कई बार किस फॉर्म में भरने में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कई बार फॉर्म में लाइन लिस्टिंग जो होती है, लाइन लिस्टिंग में अगर सही तरीके से हो सकता है कि उसको सिम्टम हो लेकिन नहीं भरे, से फॉर एग्जांपल उसने हेल्थ केयर वर्कर ने नहीं भरे, तो जब लैब में जाएगा तो लैब अपना क्राइटेरिया वो टिक 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 देखेगी और लैब में फिर वो रिजेक्ट कर देगी। अगर नन ऑफ द क्राइटेरिया फिल है उसमें तो उसको रिजेक्ट कर देगी। नंबर 1 ये बात आई। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी कही कि शुरू में ये हुआ था कि लेबोरेटरीज इक्विप नहीं थी जी। और ये हम बताएं कि मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, बाकी जगह जहाँ ज़्यादा बर्डन था, बॉम्बे में या जहाँ राजस्थान में जहाँ पर ज़्यादा कोविड के केसेस आए, तो वहाँ पर लेबोरेटरी की इतनी कैपेसिटी नहीं थी। तो शुरू में बहुत सारी जगह ये हुआ कि दिल्ली भेजने पड़े या पौंडीचेरी, जहाँ ऑलरेडी जहाँ केसेस अपने नहीं थे। जी बिल्कुल। तो वहाँ पर भेजने पड़े, और लेकिन अब लैब कैपेसिटी हो गई है। हमको आईसीएमआर ने अधिकार दे दिया कि एम्स भोपाल सारे मध्य प्रदेश को मेंटरिंग करेगी, तो सारी मेडिकल कॉलेजेस को हम सर्टिफाई कर रहे हैं, प्रोवाइडेड उनकी हम गाइडलाइंस हैं, उनको चेक करते हैं कि उनमें ये होना चाहिए, वो वीडियो मांगते हैं, उनसे प्रोफार्मा मांगते हैं, और उसके बाद जो भी मेडिकल कॉलेज जो फुलफिल करती हैं
क्राइटेरिया, अगर प्राइवेट है तो उसमें NABL होना ज़रूरी है, सरकारी है तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर है। तो वो सारे अगर हैं तो हम उसको सर्टिफाई कर देते हैं। सर्टिफिकेशन के बाद वो टेस्ट अपना खुद कर सकती हैं। सारे टेस्ट हैं स्टेट गवर्नमेंट, इसके रिएजेंट्स एंड केमिकल्स जो जितने भी ये होते हैं वो देती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम, जी जी जी, डॉक्टर साहब ने जो बताया, स्वाब जब हम लेते हैं, स्वाब को एक ट्यूब होती है उसमें डाल देते हैं और उसके बाद ये ट्यूब, इसमें ट्रांसपोर्ट मीडियम इसीलिए इसका नाम है कि इसमें ना वो कल्टीवेट होगा, ना बढ़ेगा, ना घटेगा, मरेगा भी नहीं। लेकिन उसके लिए आपने जो बिल्कुल सही कहा, टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। जी जी, तो टेम्परेचर का यूजुअली उसमें पैक वगैरह रखते हैं हम, कोल्ड पैक। तो अगर से फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट में ही उसको 7 दिन लग गए तो वायरस डिटेक्ट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है समटाइम्स कि अगर ट्रांसपोर्ट में इतना टाइम लग गया और उसको कोल्ड चेन में नहीं रखा गया तो हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए। हाँ, क्योंकि कई नेगेटिव बार में हम ये भी आपको जी, ये बताना चाहेंगे कुछ लोगों को, हालांकि ये प्रोग्राम तो आम जन के लिए है, जी जी, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई मेडिकल से रिलेटेड लोग भी अगर सुन रहे हों इस प्रोग्राम जी, जी, को, जी। तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि PCR ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली पॉजिटिव आता है। बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं जिसमें ये फ्लक्चुएट होता है, शेडिंग है। जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस, आप तो खुद ENT के डॉक्टर जी, हैं, जी, जी। आप जानते हैं कि जितने भी वायरसेस होते हैं जो रेस्पिरेटरी होते हैं, तो रेस्पिरेटरी खांसी और जब भी हमारा स्नीजिंग होती है और जब भी लंग्स हमारे एक्सपेल करते हैं किसी जी, भी जी। फॉरेन बॉडी को, तो ये इंटरमिटेंट होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आज जो पॉजिटिव आया कल भी पॉजिटिव आएगा, परसों भी पॉजिटिव, 3 दिन कंटिन्यूस। कई बार ये देखा गया है और ये कई बार लेबोरेटरी पे क्वेश्चन भी किया जाता था कि कल पॉजिटिव आ गया, आज नेगेटिव कैसे आ नेगेटिव आ गया, गया, या हाँ। कल नेगेटिव था आज कैसे। ऐसा तो ये सुना है। पॉसिबल है। जी जी, तो मैं इसलिए इस माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, जो डॉक्टर भी अगर सुन रहे हो, कुछ लोग जो प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, ये पॉसिबल है। अगर सैम्पलिंग सही तरीके से नहीं की, उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो सैंपल नहीं सही किया आपने, सही बात। अगर टच किया, कुछ लोग जीभ को टच करके रख बाहर देते आ हैं। जाते हैं। तो इसीलिए ICMR ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा गया है कि केवल ENT सर्जन या ENT रेजिडेंट ही सैंपल लेगा। अच्छा, इसीलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि मेडिसिन वाला या सर्जरी वाला लेगा तो वो सही तरीके से नहीं ले पाएगा। तो उसको एक राउंड देना है और पीछे फेरिंग्स जो होती है उससे लेना है और उसी तरह से नाक में से लेना है। तो अगर सही तरीके से सैंपल नहीं है तो नेगेटिव आ ही जाएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, बिल्कुल, अगर सही बिल्कुल। सैंपल नहीं होगा तो वो बिल्कुल आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई टेक्निकल, अगर कहीं गलती नहीं, सैंपल भी अच्छा था, लेबोरेटरी में कोई इशू नहीं था, फिर भी नेगेटिव आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर साहब ने, और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये भी बताया जो कि इस बार जब CM साहब के साथ सलाहकार समिति की मीटिंग हुई थी तो उसमें भी इस बात पर ध्यान इंगित कराया गया था कि ENT सर्जन जो है इस सैंपल को लेने के लिए उपयुक्त पर्सन है, क्योंकि या तो उसके वो लोगों को प्रशिक्षित करे और ये देखे कि जो लोग सैंपल ले रहे हैं वो सही तरीके से ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि गार्बेज इन और गार्बेज आउट ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो किट है वो काफ़ी महंगी आती है, जो कि 2500 रुपये तक की कॉस्ट करती है, और इस तरीके से सोर्स जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। सर सैम्पलिंग इंचार्ज साहब भी इस बात को देखते हैं। डॉक्टर साहब ये भी देखा गया ICMR ने जैसे ये क्राइटेरिया चेंज किया जांच का, कि पहले ये बोलते थे साहब कि जब छुट्टी करेंगे तो 2 PCR टेस्ट कराना चाहिए, और अभी उसमें ढील दे दी, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठा दिए एकदम से कि साहब ऐसा क्यों कर दिया। तो आप चूंकि एक बहुत ही अनुभवी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, तो आप बताएं कि ऐसा क्यों किया अभी गया? इसलिए किया है कि अभी जामा में पिछले वीक ही जामा मतलब एक जो जामा बुक आती है, एक जर्नल आता जर्नल है। है, अमेरिका का बहुत प्रेस्टीजियस जर्नल है। जी जी जी, और उसमें एक बड़ी अच्छी स्टडी, और एक लैंसेट में भी स्टडी छपी है, तो उन्होंने देखा है कि उन्होंने कल्चर किया डेली, और जो माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट थे, सिम्टम होने के 8 दिन तक रोजाना अगर उन्होंने कल्चर किया तो कल्चर पॉजिटिव आया वायरस का। 9वें दिन ऑनवर्ड वो कल्चर पॉजिटिव नहीं आया। तो ये भ्रांति जो थी हम लोगों में, जो पहले क्योंकि चाइना से कुछ रिपोर्ट आई थी, बाद में वहाँ से भी उन्होंने डिस्प्यूट किया कि ऐसी नहीं थी। कई लोगों में ये कहा गया कि ये जो है 30 दिन तक रह सकता है, एक्सक्रीट होता है, तो वो एक्चुअली वायरस नहीं है, वायरस के जो मृत RNA पार्टिकल होता है, है। मृत पार्टिकल होते हैं, RNA होता है, वो पॉजिटिव आ सकता है जी, RNA जी, में, बिकॉज सेंसिटिविटी किट की इतनी ज़्यादा हो सकती है, तो उसमें पॉजिटिव आता है। तो वायरस इसीलिए देखा कि जैसे शुरू में मैंने बताया कि 10 दिन के बाद ये देखा गया कि अगर मरीज को छोड़ भी दिया जाए तो वो इन्फेक्शियस नहीं रहेगा, और इसीलिए ये देखा कि इससे हॉस्पिटल्स के ऊपर भी बर्डन बहुत कम हो जाएगा, एंड सारे टेस्टिंग की जो ज़रूरत, जो हम बार बार कहते हैं कि 2 दिन, और जी, उसमें 2 दिन में क्या होता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया इससे पहले, कि एक दिन पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, से फॉर एग्जांपल 10 दिन के बाद, और 11वें दिन, क्योंकि 2 दिन चाहिए जी, नेगेटिव जी, पुरानी गाइडलाइन में, तो नेक्स्ट डे नेगेटिव आ गया, वो पॉजिटिव आ गया, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर तीसरे दिन रखेंगे उसको। तो इससे बचने के लिए 10 दिन के बाद, बिकॉज ये हमारे पास एविडेंस आज की डेट में आ गया, जो स्टडी पब्लिश हुई उससे, कि 10 दिन के बाद, 9 दिन के बाद मीन्स कल्चरेबल वायरस आपसे एक्सक्रीट नहीं मिलेगा।
बहुत ही- स्टूल में मिल सकता जी, है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं मिलेगा, तो वो फैलाएगा नहीं। फैलाएगा नहीं। तो इसलिए उसको घर अगर छोड़ देंगे तो कोई नुकसान डरने नहीं की होगा। बात नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई और बहुत सारे टीवी चैनलों पर इस तरीके की बातें आ रही थी आईसीएमआर की, उस पर क्वेश्चन उठाया जा रहा था। डॉक्टर साहब एक बहुत ही अनुभवी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, आईसीएमआर के पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं। आज की तारीख में टेस्टिंग जो है वो 1 लाख पर डे होने लग गई हमारे देश के अंदर, जबकि शुरुआती दिनों में बहुत कम थी। अगर ये क्राइटेरिया बदला गया है तो उसके पीछे जामा, जो कि एक बहुत बड़ी मेडिकल जर्नल है, उसके अंदर ऐसे एविडेंस आए हैं, इसलिए क्राइटेरिया बदला गया है। इसलिए आपको किसी भी तरीके से आशंकित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मृत वायरस का आरएनए भी कई बारी टेस्ट को पॉजिटिव देके गलतफहमी पैदा कर देता है। इस बात को हमें अपने दिमाग में बिठाना है। डॉक्टर साहब, कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ करीब 4250 टेस्ट प्रतिदिन किए जाते हैं और अगले हफ्ते तक ये 7000 टेस्ट तक पहुँच जाएंगे प्रतिदिन। तो हमारे मध्य प्रदेश में हम ये देखते हैं कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल, यहाँ तो बड़ी टेस्टिंग होती है, और अभी तो भोपाल ने इंदौर को भी सरपास कर दिया टेस्टिंग के अंदर। लेकिन जो दूसरे हॉट स्पॉट्स हैं, 9 हैं हमारे यहाँ, तो उन जगह टेस्ट की क्या स्थिति है और आप लोगों ने कहाँ कहाँ लैब तैयार कर दी है? जी जी, ये बिल्कुल जैसा कि हमें मेंटरिंग का जब से 15 दिन हो गए हमको, तो हमने जो उनको ट्रेन किया, उनके जो भी कमियां थी उनको दूर किया। तो हमने 3 मेडिकल कॉलेज इंदौर में और हो गई हैं, जिसमें एक प्राइवेट, 2 प्राइवेट हैं और एक सरकारी है। हमने रतलाम की लैब को भी कर दिया है। अच्छा। रीवा हो गई, सागर हो गई है, जबलपुर की एक और लैब हो गई। तो अभी इस समय हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लगभग 12 लेबोरेटरी ऐसी हैं जो कि कर रही हैं। और हो सकता है कल परसों तक और 2-3 और हो जाएंगे। तो 15 लैब बिल्कुल सफिशिएंटली एंड चालू हालत में हैं, फंक्शनल हैं और वो कर सकती हैं टेस्ट। हम खुद हमारी जो आप जिसका रेफरेंस दे रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उनका ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने 3 मशीनें जो हाई थ्रूपुट वाली ऑटोमेटेड आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीनें स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर की हैं, वो आने वाली हैं। और हमारी खुद जो हमने एम्स ने ऑर्डर की थी, वो मशीन आ चुकी है, उसका इंस्टॉलेशन हम लेबोरेटरी बन रही है और वो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक हमारी तैयार हो जाएगी। तो हमारी कैपेसिटी खुद एम्स भोपाल की 1000 टेस्ट पर डे की हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इसी से ही एक सवाल और उठता है कि हम ये भी देखते हैं कि कई जगह अभी हमने ये भी सुना था, गांधी मेडिकल कॉलेज को एक लैब किसी ने डोनेट करी जो कि करीब 1 करोड़ रुपए की है। हमने ये देखा कि कई मेडिकल कॉलेज के अंदर जो लैब लगी हुई है वो 20,000 रुपये की है, 20 लाख रुपए की है। हमने ये देखा कि हमारे इधर आईसीएमआर ने डेटा दिया है हमको कि 502 लैब्स इस समय चल रही हैं, जिसके अंदर जो आरटी-पीसीआर की लैब जो है 356 है, अरे गवर्नमेंट की लैब 356 है, प्राइवेट लैब 146 हैं, कुछ जो है उसमें लिखा हुआ है ट्रू नेट लैब और कुछ में लिखा है सीबी नेट लैब, ये भी 56 और 35 है। तो ये अलग अलग तरीके की लैब जो हैं, इसमें क्या रिजल्ट की गुणवत्ता में भी अंतर आता है इनकी कीमत के अनुसार? कई बार लोगों के मन में रहता है, क्योंकि आजकल लोग ओपीडी के अंदर आते कहते साहब हमारा टेस्ट करा दीजिए, और प्राइवेट में भी टेस्ट होने लग गए हैं। तो कैसे आदमी डिसाइड करे कि हमें कौन सी लैब में जाना है? एम्स वाली में ही जाना है जो कि बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इसका बड़ा नाम है, बड़े डॉक्टर साहब वहाँ पर हैं, कि गांधी मेडिकल कॉलेज में जाएं कि किसी और जगह चलें? जी बिल्कुल सही, बहुत आई थिंक ये बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि शुरू में जो आज की डेट में जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो आरटी-पीसीआर है, जो मल्टीपल स्टेप्स जिसमें होते हैं, आरएनए एक्सट्रैक्ट, जो सैंपल जो मैंने बताया कि सैंपल स्वाब लिया, उसको ट्यूब में डाला, ट्यूब से फिर उसमें वायरस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसमें पीसीआर करते हैं। ये सिस्टम है जो आज की डेट में सब जगह है। उसके बाद गवर्नमेंट को ये लगा कि एक सीवी नेट, जो टीबी के लिए जांच के लिए जो एक मशीन यूज़ होती है, जिसको सीवी नेट कहते हैं या एक्सपर्ट भी कहते हैं। जी जी। तो एक्सपर्ट को देखा गया कि एक्सपर्ट भी अमेरिका ने उसके कार्ट्रिज, केवल मशीन वही है, कार्ट्रिजेज चेंज कर दिए जो कोरोना के लिए, उसका नाम कर दिया उन्होंने एक्सपर्ट एक्सप्रेस। जी जी। तो वो कार्ट्रिज पहले अवेलेबल नहीं थे। अमेरिका ने पहले नेचुरली अमेरिका के लिए, अपने लिए, बिकॉज जब भी इस तरह की महामारी होती है तो कोई भी सरकार अपने देश के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, बिकॉज वहाँ के जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती हैं, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे अमेरिकन सरकार हो, हर रेगुलेटरी बॉडी का ये कर्तव्य होता है कि नई दवा बने, नई वैक्सीन बने या नई कोई भी मशीन बने, तो महामारी की सिचुएशन में अपने देश को प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है। तो अमेरिकन सरकार ने वो पहले अपने यहाँ किया और उसके बाद अब वो इस पोजीशन में कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं सारे देशों में। इंडिया में भी पिछले वीक से 10 दिन हो गए, 10 दिन से एक्सपर्ट के कार्ट्रिज आ गए, हमारे यहाँ भी आ गए, हम लोग भी एक्सपर्ट कर रहे हैं। और हमारे माननीय हर्षवर्धन जी ने ये कहा कि अभी सब डिस्ट्रिक्ट में, बिकॉज एक्सपर्ट जो हैं, जो टीबी के लिए यूज होते थे, हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं। हाँ, वो मशीनें लगी हुई, मशीनें लगी हुई हैं, कार्ट्रिज देने हैं। तो कार्ट्रिज देने के बाद वो 4 मॉड्यूल
अगर बिकॉज वो 30 मिनट में टेस्ट हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो 30 मिनट में टेस्ट हो जाता है और उसके लिए सैंपल में इतने जो मल्टीपल स्टेप्स नहीं है, वो सबसे अच्छी चीज़ इसीलिए उसको कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग मेथड कहते हैं, CBNET कहते हैं। तो उसमें डायरेक्ट ही सैंपल को लेकर के एक छोटा सा प्रोसीजर है, उसमें डालना है और अपने आप ही कार्ट्रिज में अपने आप वो सारी मशीन ऑटोमेटिकली कर देगी। एक तीसरा सिस्टम जो है ट्रूनेट की, जो आपने मुद्दा उठाया, वो भी एक मशीन है जो इंडिजिनस है, हमारी इंडियन कंपनी ने ही बनाई है। और उस कंपनी में भी ये है कि उसमें थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हैं, तो वो अभी रोल आउट हो रही है, वो अभी ट्रायल स्टेज में है। बट CBNET एंड RT-PCR दो स्टैंडर्ड वो हैं, हमने भी कंपेयर करके देखा, बाकी लोगों ने भी दुनिया में भी करके देखा। RT-PCR एंड CBNET 100% उनकी कंकॉर्डेंस है और ये 30 मिनट में टोटल 1 घंटे में प्रोसेसिंग लेकर आपके 4 सैंपल अगर किसी के हैं, एक फैमिली के लिए खास तौर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई जा रहे हैं तो उनको RT-PCR लैब में भेजने की ज़रूरत नहीं। अभी कार्ट्रिज बेस्ड जब से टेस्ट ये शुरू हो गया 10 दिन से, तो मुझे लगता है हर डिस्ट्रिक्ट में ये कैपेबिलिटी है, ज़्यादा उसमें कोई बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं है। एक बायोसेफ्टी लेवल 2 की लैब ज़रूर चाहिए जिसमें सेफ्टी हो, जिसमें एग्जॉशन एयर का बहुत ज़रूरी होता है। वो अगर इस तरह की कोई लेबोरेटरी है, उसको भी लैब बना रही है भारत सरकार के सपोर्ट से, स्टेट गवर्नमेंट्स भी बना रही हैं। तो CBNET से मुझे लगता है कि एक भारत में बहुत बड़ा बहुत ही सही बात कही डॉक्टर साहब ने कि CBNET मशीन जो है हमारे देश के अंदर, चूँकि टीबी बहुत ही एंडेमिक है और ये CBNET की मशीन, महंगी मशीन जगह जगह लगी हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अमेरिका से इसकी कार्ट्रिज जो है इंपोर्ट की जाती है, क्योंकि अब उनके पास इतनी ज़्यादा बन रही है और वो टेस्ट करने में हमें ज़्यादा अपने लैब्स को अपग्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा बताया कि एग्जॉस्ट सिस्टम लगाना है और उसके बाद काफ़ी अच्छी टेस्टिंग होती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मालविया, आपके जो पेशेंट्स को आप लोग जिस तरीके से PPE किट पहनाकर भेजते हैं और आजकल टेम्परेचर भोपाल का 40 से ऊपर चला जा रहा है और ये सब लोग जो हैं घनी बस्तियों में जाते हैं जहाँ पर हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, तो कोई परेशानी आती है इन लोगों को और कितने घंटे तक ये लोग काम कर पाते हैं? और इस बीच में क्या उनको PPE किट बदलना भी पड़ती है, क्या दुश्वारियाँ होती हैं इसके अंदर? देखिए, परेशानियों की जहाँ तक बात है तो ये बिल्कुल सही बात है कि इतनी ये जो किट होती हैं जिनको पहनकर वो फील्ड में जाते हैं, ये पूरी तरह से उनकी बॉडी को कवर किया हुआ था। और इसकी एक खासियत ये है कि ये वाटर को इम्परमेबल होती है, किसी भी तरह का फ्लूइड अंदर नहीं जाना चाहिए तो। और ये इसके कारण ये इतनी गर्म होते हैं कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति इसको पहन ले तो आधा घंटे में ही वो काफ़ी विचलित हो जाता है। अच्छा। इस तरह की किट को पहनकर वो 8-8 घंटे फील्ड में काम करते हैं। और जैसा अभी आप देख रहे हैं कि इस समय जो मौसम है वहाँ पर तकरीबन 40-42 डिग्री टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य बात है। इन परिस्थितियों में हमारे जो हेल्थ वर्कर या डॉक्टर जब फील्ड में जाते हैं और उस धूप में ही उनको निकलना होता है, क्योंकि ये वायरस चूँकि इतना इन्फेक्शियस है कि अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हेल्थ वर्कर खुद भी इससे इन्फेक्ट हो सकता है। और अगर एक हेल्थ वर्कर इससे इन्फेक्शन इसको ले लेता है तो बाकी के ना जाने कितने लोगों को वो इन्फेक्ट कर सकता है। चूँकि ये किट जो है काफ़ी महंगी है और इस किट को पहनना और इसको उतारना काफ़ी एक पेचीदगी और जटिलता का काम है और इसको आप कहीं पर भी उतार भी नहीं सकते। यही एक कारण है कि इसको हम मेडिकल कॉलेज के जहाँ भी हम सैम्पलिंग का काम स्टार्ट करते हैं, एक विशेष जगह से इसको पहनते हैं और वो विशेष जगह से पहनते हुए वो सीधे शहर में या जहाँ भी उनको जाना है वहाँ जाते हैं और वहाँ से वो सैंपल को कलेक्ट करके लोगों से मिल के बातें करके समझा कर उनको उस विशेष जगह पर आकर ही उतारना होता है और वहाँ से उतार कर सीधे हम उसको ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ हम उसको पूरी प्रक्रिया के साथ नष्ट कर सकें। आम जनता नहीं जानती है सर्विलांस क्या होती है। जी जी। क्योंकि ये जब ICMR ने जब शुरू में की इसका अप्रूवल जब दिया था तो सर्विलांस के लिए दिया गया था। और सर्विलांस का मतलब ये है कि हम ये देखें कि कम्युनिटी में तो नहीं फैल गया जी। तो जो मरीज़ कोरोना से इन्फेक्ट होकर के जो ठीक हो गए हैं लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक रहे, तो यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कोरोना वायरस वाला, अगर हम 5 लोग हैं यहाँ पर, 2 क्रू वाले हैं, 3 लोग हमें, और कोई आदमी आकर के हमारे सबके मुंह पर छींक दे तो 5 में से हम 3 लोग, मैक्सिमम 2.5 लोग होना चाहिए, मतलब 50% को इन्फेक्शन होगा जी जी, बाकी 50% को नहीं होगा। हमारे जो 50% जो बचेंगे, हमारे 2.5 बचेंगे, उनमें से 80% को माइल्ड और बहुत मॉडरेट सा इन्फेक्शन होगा
और वो उनको पता भी हो सकता है, पता नहीं चला, अगर टेस्ट नहीं किया तो पता नहीं चलेगा। और लगभग 10% ही ऐसे लोग होंगे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी जी, और वो ऑक्सीजन की या जो उस तरह की चीज़ पड़ेगी, और उसमें से भी लगभग 3% के अराउंड मोर्टेलिटी होती है। तो ये बड़ी माइल्ड, डॉक्टर मालविया ने भी कहा, बार बार ये कहा जाता है, हमने आकाशवाणी के थ्रू भी कई बार कहा जी, जी, कि ये बड़ी माइल्ड जुकाम जैसी बीमारी है, लेकिन इसका अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्शियस बहुत है, ये फैलती बहुत तेज़ी से। बहुत तेज़ी से फैल रही, इसलिए इसने इतना हंगामा मचा दिया। जहाँ तक हम एंटीबॉडी की बात कर रहे थे, उस टॉपिक पे मैं वापस आना चाहूँगा। एंटीबॉडी सर्विलेंस के लिए आईसीएमआर हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था ऐसी है जो कोई भी टेस्टिंग नई जब भी आती है किसी बीमारी के विषय में कैसे जांच करनी है, तो आईसीएमआर से अप्रूवल ज़रूरी है। जी, 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 और वो ही एक गाइडिंग फोर्स होती है। तो उन्होंने कहा कि जब कम्युनिटी स्प्रेड का, जब लोगों ने बार बार, क्योंकि बीबीसी या दूसरे जो चैनल थे उन्होंने आशंका बार बार बताई। कहा कि शायद कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, तो उन्होंने कहा कम्युनिटी के लिए ओबियसली एंटीबॉडी टेस्ट ही होता है, बिकॉज जब हम आरटीपीसीआर, सीबीनेट, ट्रूनेट की जो हम बात कर रहे हैं, वो वायरस को डायरेक्ट डिटेक्ट करता है। तो अगर इन्फेक्शन होकर के वो चला गया तो उसमें नेगेटिव आ जाएगा 10-15 दिन के बाद। तो उस सिचुएशन में किसी को सिर्फ मुझे इन्फेक्शन कभी हुआ कि नहीं हुआ पिछले 3 महीने में, तो उसके लिए एंटीबॉडी से टेस्ट हो सकता है, आरएनए से नहीं होगा। जी, जी, तो उसके लिए कम्युनिटी में देखने के लिए ये किट बनाई गई। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि सेकंड वीक में इसका अप्रूवल मिला अप्रैल में, एंड थर्ड वीक में इंडिया के मार्केट फुल हो गए थ्रू ब्लैक मार्केटिंग। जी, 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 दिल्ली में और बॉम्बे में आप जितनी किट चाहिए, आपने शायद स्टिंग भी देखे होंगे, बहुत सारे अवेलेबल। बहुत सारी अवेलेबल हो गई। जबकि इसको मैंडेटरी लाइसेंस इसलिए मिला था, एसेंशियल जिसको कहते हैं कि कुछ ऑथराइजेशन मिलता है, तो जो हमारी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं और आईसीएमआर दोनों मिलकर परमिशन देते हैं, तो एसेंशियलिटी के और अर्जेंसी के बेसिस पे इसको अप्रूवल दिया गया था। उसका मतलब ये होता है कि केवल गवर्नमेंट ही इसको इंपोर्ट कर सकती है, लेकिन हमारे देश में अनएथिकल और ब्लैक मार्केटियर बहुत हैं। जी, जी, तो गवर्नमेंट के अलावा बॉन्डफो एक कंपनी है चाइना में, बहुत फेमस है, जिसने टीबी की किट बनाई थी, आपको शायद पता होगा, हमने जी, 2012 में बहुत आर्टिकल लिखे, हम वन ऑफ द एक्टिविस्ट थे जिसको हमने बंद करवाया, टीबी की सीरोलॉजी होती थी, वही कंपनी। और एक कोरिया की एसडी कंपनी जिसका मनेसर में आपने बात की, वो इंडिया में भी उसका प्लांट है। जी, जी, इन कंपनियों ने इंडिया के मार्केट को भर दिया। दुर्भाग्य से जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर थे उन्होंने सारी किट्स खरीद के रख ली। बाद में पता चला कि अगर इस एंटीबॉडी को टेस्ट करें तो फर्स्ट वीक सिम्टम होने के 7 दिन तक केवल 25% लोगों में एंटीबॉडी मिलेगी, बिकॉज आईजीएम एंटीबॉडी और आईजीजी 2 एंटीबॉडी होती है जिसको डिटेक्ट किया जाता है, वो 7 दिन के बाद ही अपीयर होती है। जी, तो अगर 8 दिन के बाद भी करेंगे तो आपको वेरी लिटिल चांस, बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया होगा उसको तो मिलेगी। जी, जी। 15 दिन के बाद किया गया तो 48% में, 3 वीक के बाद देखा गया कि 95% में। तो फर्स्ट वीक में जहाँ के आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आइसोलेशन की, क्वारंटाइन करने की या उसको सेपरेट रखने की मरीज को, वहाँ पर ये टोटल फेल है। जी, 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 और अनफॉर्चुनेटली इसको करके आप फॉल्स सेंस दे सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव आएगा और आप सोचेंगे कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, और आप अपने परिजनों को, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, सबको फैलाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, तो ये इसके साथ दुर्भाग्य से बहुत गलत बात। एक सवाल ये उठता है सेहत क्लिनिकल, जैसे कई बार क्लिनिकल सेटिंग के अंदर क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट पेशेंट आई, किसी हॉट स्पॉट एरिया से आई, अब डॉक्टर को उसकी डिलीवरी कराना है इमीडिएटली। अब आजकल तो सभी पेशेंट को सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट माना जाता है, कोई इमरजेंसी में अपेंडिसाइटिस बस्ट हो गया, उसकी सर्जरी करनी है, तो आजकल प्राइवेट सेक्टर में सर्जन्स के पास, इवन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी ये सबसे बड़ी समस्या आती है। जैसे हमारे यहाँ भोपाल फ्रैक्चर हॉस्पिटल के अंदर क्या हुआ कि एक मरीज को ऑपरेशन कर दिया, 5 दिन बाद वो कोविड पॉजिटिव आ गया, सारा अस्पताल जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया और उसको क्वारंटाइन में चला गया स्टाफ। तो ऐसी चीज़ों के अंदर क्या करें, मतलब ऐसा कौन सा टेस्ट करें इमरजेंसी में जिससे कम से कम एक स्क्रीनिंग टूल तो हो हमारे पास? नहीं, कि जो मैं वही बता रहा हूँ कि स्क्रीनिंग टूल, ये तो इनफैक्ट जिसको कह रहे हैं कि ये बहुत घातक होगा। जी, अगर किसी सर्जन ने एंटीबॉडी के बेस्ड पे स्क्रीनिंग सोच के और उसको नेगेटिव करके और लेस प्रिकॉशन मान करके, जैसे एचआईवी में भी ये कहानी चली थी कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन एंड स्पेसिफिक प्रिकॉशन। तो अगर आपने किसी प्रेग्नेंट लेडी को, जैसे आपने उदाहरण दिया, से फॉर एग्जांपल उसको 7 दिन पहले इन्फेक्शन हुआ, वो तो नेगेटिव आ जाएगी। हाँ। और आप सोचेंगे एलएससीएस कर दिया उसने, आपने कोई प्रिकॉशन पीपी वगैरह नहीं पहने, ऑर्डिनरी। इनफैक्ट आप ज़्यादा रिस्क पे हैं। सर्जन्स अगर एंटीबॉडी टेस्ट करके ज़्यादा रिस्क पर हैं एज कम्पेयर टू नोइंगली सस्पेक्ट मान के उसको आप करेंगे तो एंटीबॉडी इज नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल। सही बात कही डॉक्टर साहब ने। कुल मिलाकर उनकी बातचीत का लब्बलुआब ये है कि यदि आपके अस्पताल के अंदर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, मैं डॉक्टर्स के लिए बात कर रहा हूँ,
तो आप उसको ऐसा समझिए कि वो कोविड पेशेंट है, तो आपको उस समय पूरा पीपीई किट पहनकर, सारी सावधानियां बरत कर, उसको कोविड पेशेंट समझकर ही उसका ऑपरेशन करना चाहिए। डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ सर्जरी हुई थी, शायद आपने अखबार में पढ़ा जी, जी, होगा, जी, हमारे हाँ। सर्जन्स ने किया उनको। हाँ, हाँ, हाँ। एक लेडी थी, हाँ, हाँ। तो उनको कोविड पॉजिटिव थी, स्ट्रांगली थी, निमोनिया था, लेकिन उनकी सर्जरी की। जी जी, तो ऐसे में ही सर्जरी करनी चाहिए। दूसरा डॉक्टर साहब ये बताइए, आप जो मेरा पहले सवाल मैंने आपसे पूछा था कि 3-4 जगहों पर तो टेस्टिंग बहुत हो रही है, आपने बोला रतलाम के अंदर एक लैब चली गई, लेकिन जो 9 हमारे हॉटस्पॉट एरिया हैं, खरगोन है, फिर निमाड़ का एरिया है, इन सब जगहों पर क्या लगता है आपको कि जिस तरीके का ट्रेंड अभी आ रहा है और टेस्टिंग हम ज़्यादा करेंगे, तो जैसे सीएम साहब भी कह रहे थे कि टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो नंबर बढ़ रहे हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसीलिए नंबर बढ़ रहे हैं। तो और एक बात और भी चली थी बीच में कि कोई ऐसा टाइप भी होता है क्या ये कोरोना वायरस का कि इंदौर के अंदर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई लेकिन भोपाल में लोग नहीं मरे, कोई एल टाइप का, कोई एस टाइप का, ये क्या है, टेस्टिंग में पता लग जाता है क्या? देखिए, ये सीक्वेंसिंग से पता लगता है, बहुत सारी सीक्वेंसिंग, हमारे साइंटिस्ट ने भी कुछ सीक्वेंसिंग की है, उन्होंने देखा है कि बहुत सारे जीनोटाइप जिनको कहते हैं वो आ रहे हैं। और ये अभी कहना, इस निष्कर्ष पे पहुंच जाना कि एक एल टाइप की वजह से, जीनोटाइप की वजह से ये डेथ ज़्यादा हो रही हैं, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मे बी वन ऑफ द जीनोटाइप हो सकता है, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे, राजस्थान मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में, महाराष्ट्र में ज़्यादा लोग मर रहे हैं। जी जी, बहुत सारी थ्योरीज ये भी आ रही हैं, आप देखेंगे कि जो बीसीजी वैक्सीनेटेड थे हाँ उनमें नहीं है, वो एक अलग चल रहा है। हम क्लिनिकल ट्रायल खुद कर रहे हैं उसके, बहुत सारे एमडब्ल्यू का आप लोगों को पता हाँ, है, एक दवा ले रहे हैं आपको टीबी। बीसीजी का भी ट्रायल करने जा रहे हैं, बहुत सारी दूसरी दवाइयों को कर रहे हैं। बहुत आपने एक और देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के, म्यांमार के, कंबोडिया के, हम इंटरनेशनल उसमें थे वेबिनार में जी जी, परसों, हमने कंबोडिया में देखा 122 केस हुए हैं और 1 मृत्यु हुई है। थाईलैंड में केवल 3 लोग मरे हैं अभी तक। तो क्या हमारा जियोग्राफिकली हम देखें कि लैटिट्यूड हमारा जो एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे आप देखेंगे वहाँ केसेस नहीं हो रहे, तो क्या जांच नहीं हो रही है? लेकिन कंबोडिया में अच्छी खासी जांच हुई, थाईलैंड में भी जांच हुई, लेकिन नहीं पॉजिटिव मिले। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी किसी भी निष्कर्ष पे, देखिए हम मीडिया में आने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, अभी मैं कुछ भी बोल दूं, हाँ जी, होता है तो लाइमलाइट में कल को आप सब कहेंगे कि डॉक्टर सरमन सिंह ने कहा था। लेकिन मैं अभी सारे साइंटिस्ट लोगों से कहूँगा, अभी संयम की ज़रूरत है। अभी कंक्लूसिव कुछ भी नहीं। HLA की बात कर रहे हैं लोग, BCG की बात कर रहे हैं लोग, जीनोटाइप हमारे आर्यन की, द्रविड़ की बात कर रहे हैं, वेस्ट नॉर्थ की बात कर रहे हैं, जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन सभी अभी हम कहेंगे कि हम इवॉल्विंग स्टेज में हैं। बहुत ही सही बात कही डॉक्टर साहब ने कि डिसीज़ अभी दिसंबर के अंदर पता लगी थी, कोविड-19 वुहान के शहर से निकली थी, अभी मई का महीना आया है, 5 महीने बहुत कम होते हैं। अभी वैक्सीन को ढूंढने के अंदर ही लोग बातें कर रहे हैं कि लगेंगे अभी 1-1.5 साल। तो अभी हम इवॉल्विंग स्टेज में हैं, डॉक्टर सरमन सिंह ने बिल्कुल कहा, और उसमें तरह तरह के लोग तरह तरह की थ्योरियाँ छोटे छोटे एविडेंसों के आधार पर दे रहे हैं, जिसको हम कंक्लूसिव अभी नहीं मान सकते और ना ही उसके आधार पर कोई सेंसेशन क्रिएट करना चाहते हैं, जब तक कि साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हमारे पास कोई ना मिल जाए। एक आखिरी सवाल मैं करूंगा मालवीय साहब आपसे कि कोई ऐसी इमोशनल स्टोरी है क्या आपके साथ, जो लोग काम करते हैं वो वास्तव में इस काम से तंग आ गए और उन्होंने कहा हो कि हम तो ये अजाब हो गया, अब हम ये नहीं करना चाहते? क्योंकि क्या है कि जनता को इस बात का पता होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए लोग कितना जी जान से काम कर रहे हैं। तमाम उलहना और तमाम परेशानियों के बावजूद भी उनको ये समझना चाहिए कि लोग कितनी परेशानियों के साथ काम कर रहे हैं उनको ठीक करने के लिए, उनकी जांच लेने के लिए। बात बिल्कुल सही है आपकी कि लगातार 2-2.5 महीने से ये सैम्पलिंग और टेस्टिंग इन सब का काम तो चल कुछ रहा है। समय काम करने के बाद सैम्पलिंग वालों को छुट्टी भी देते हैं आप लोग, फिर दोबारा बुलाते हैं? अभी कि लगातार काम कर रहे नहीं, हैं? हमारे यहाँ अभी इसकी एक प्रक्रिया इस तरह की है कि जो भी हम सैम्पलिंग कलेक्शन में जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनको हम 10 दिन के बाद एक क्वारंटाइन एरिया में रखते हैं और उनको क्वारंटाइन में जाने से पहले उनकी टेस्ट करवाते हैं और फिर वहाँ उनको रखने के बाद फिर वहाँ से हम उनको हटाते हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इन विषम परिस्थितियों में जो काम कर रहे हैं, कई बार उनके अंदर थोड़ी निराशा आती है, कभी जनता का उनके प्रति व्यवहार देखकर उनको गुस्सा भी आता है। लेकिन ये बात भी सच है कि किसी भी हेल्थ वर्कर ने कभी ये नहीं कहा कि अब मुझे नहीं करना, नौकरी नहीं करना है और अब मुझे इन लोगों के साथ काम नहीं करना है, क्योंकि
उन हेल्थ वर्कर को ये मालूम चल गया है कि ये जो युद्ध सीमाओं के अंदर लड़ा जा रहा है उसके सैनिक हेल्थ वर्कर ही हैं, और वो ये नहीं कह सकते कि मैं युद्ध के मैदान में नहीं उतरूंगा। बहुत ही सही बात कही डॉक्टर साहब ने कि वास्तव में देखा जाए तो ये कोरोना वॉरियर या कोरोना योद्धा हैं, और हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसको पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज किया है। इसलिए हर कोविड-19 हेल्थ वर्कर का 50 लाख रुपए का बीमा है। हालांकि वो एडवर्टाइजमेंट में ये हमेशा कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये उनके लिए एक सम्मान निधि, हम नहीं चाहते कि कभी ऐसा, और हेल्थ वर्कर को 10,000 रुपये प्रति माह इंसेंटिव देने की बात भी मध्य प्रदेश सरकार ने कही है। और आज की चर्चा से हमें बहुत ही फ्रूटफुल चीज़ें पता लगी हैं कि जांच करने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। एक विशेषज्ञ जो हैं डॉक्टर सरमन सिंह साहब, जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हमारा एम्स जो भोपाल है उसके निदेशक हैं, उनको बहुत ही वृहद अनुभव है इस फील्ड का, बहुत सारी रिसर्च में इंटरनेशनली वो शामिल हैं। वो आपको इस बात के लिए अश्योर कर रहे हैं कि आप बिल्कुल डरे नहीं, जांच कराएं, आगे आएँ। और एक हमारे सैम्पलिंग के जो अधिकारी हैं गांधी मेडिकल कॉलेज के, वो तमाम ग्राउंड लेवल की दुश्वारियों से भी परिचित हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके की चीज़ें उनके सामने आती हैं। लेकिन तो भी वो ये कह रहे हैं कि ये जो सीमा के अंदर युद्ध लड़ा जा रहा है इसके अंदर वो पूरी शिद्दत के साथ जुड़े रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी इस बात को समझेंगे और पूरा सहयोग देंगे जांच कराने में। जांच से बिल्कुल नहीं डरेंगे, आगे आएंगे ताकि हम इस कोरोना के ऊपर विजय पा सकें। आप दोनों हमारे स्टूडियो में इतनी भी जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।